हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लास में आप सबका स्वागत। दोस्तों, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हिंदी का ये प्राइमरी सेक्शन का 5 जनवरी 2022 को जो सीटीटी एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसका ये प्रीवियस क्वेश्चन है। और ये आपके सीटेट 2022 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। पहला, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। दूसरा, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। तीसरा, माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना। या चौथा, विद्यालयी शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहाँ तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन यानी पहला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद कहलाता है। दोस्तों, बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है और उस समाज में रहते हुए वह वो उस अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह वह करने लगता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुतलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है। पहला, शीर्ष पद उपागम यानी टॉप डाउन। दूसरा, संप्रेषणात्मक उपागम। तीसरा, ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप। चौथा, श्रुत श्रुतलेख ज्यागम। बताना दोस्तों ए ऑप्शन पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तीसरा यानी ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, ऊर्ध्वगामी उपागम में व्यक्ति उद्दीपक के विभिन्न विशेषताओं को ग्रहण करके उसे मस्तिष्क में भेजता है, जिसके विश्लेषण के उपरांत व्यक्ति को वस्तु का उद्दीपक का सही सही प्रत्यक्षण होता है। इसी हिसाब से अध्यापक श्रवण के ऊर्ध्वगामी उपागम यानी बॉटम अप का प्रयोग करना चाहती है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट होगा यानी सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हो और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहा जाता है। पहला, शब्द जाल। दूसरा, थीम विषयक शब्द संपदा। तीसरा, विन्यास। चौथा, शब्द समूह। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन यानी तीसरा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, विन्यास। ठीक है दोस्तों, विन्यास का शाब्दिक अर्थ है सजाना यानी संवारना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए, बोली से तात्पर्य है। पहला, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। दूसरा, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा। तीसरा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता। चौथा, सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला। ठीक है, बोली से तात्पर्य है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। ठीक है दोस्तों, बोली एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का विशिष्ट रूप कहलाती है, अर्थात छोटे से कस्बे या क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है। पहला, वाचन आकलन। दूसरा, कक्षा कक्ष आकलन। तीसरा, संरचनात्मक आकलन। चौथा, संकल्पनात्मक आकलन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा।
तो ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन यानी तीसरा संरचनात्मक आकलन बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए, एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थी की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है। पहला, शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है। दूसरा, शिक्षार्थियों में भाषा संबंधी जागरूकता पैदा कर रही है। तीसरा, शिक्षार्थियों में लिपि संबंधी जागरूकता की समझ विकसित कर रही है। चौथा, कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन यानी कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है। ठीक है, इसे आपसे सी ऑप्शन वो डी ऑप्शन है यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए, भाषांतरण यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है। पहला, भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण। दूसरा, किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना। तीसरा, कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। चौथा, सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ाना। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तीसरा यानी कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना भाषांतरण यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग से तात्पर्य रखता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए, किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से तात्पर्य है। पहला, शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित सामग्री। दूसरा, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। तीसरा, भाषा में अधिकार रखने वालों द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री। चौथा, पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा दूसरी भाषाओं से अनुवाद। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा यानी मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष में से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के लिए भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा। पहला, वर्णनात्मक लेखन। दूसरा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। तीसरा, लेखन का उत्पाद उपागम। चौथा, संस्थानात्मक लेखन। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा यानी लेखन का प्रक्रिया उपागम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन देखिए, व्याकरण सीखने से क्या आशय है। पहला, व्याकरण के नियम सीखना। दूसरा, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग कर सकना। तीसरा, अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। चौथा, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाले स्वरूप में गलतियां निकालना। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तीसरा यानी अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। ठीक है, यह आपका व्याकरण सीखने से इसका संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए, त्रुटियों से क्या अभिप्राय है। पहला, त्रुटियां सीखने का संकेतक है। दूसरा, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती हैं। तीसरा, त्रुटियों में उसी समय संशोधन कर देना चाहिए। चौथा, त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, पहला यानी त्रुटियां सीखने का संकेतक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला, उत्पादक शब्द संपदा। दूसरा, संदर्भ में शब्द। तीसरा, आंतरिक शब्द संपदा। चौथा, ग्राह्य शब्द संपदा। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चौथा यानी ग्राह्य शब्द संपदा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण उद्देश्य नहीं है। ए मतलब पहला, पाठ्य सामग्री के
मुख्य बिंदु को पाठक के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। दूसरा, शब्दों, वाक्यांशों, भाषाओं के नमूने से अर्थ ग्रहण करना। तीसरा, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना। चौथा, पाठ्य सामग्री, शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चौथा यानी पाठ्य सामग्री, शब्द और वाक्यांशों को डिकोड करना। ठीक है, यह आपका शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पठन शिक्षण का यह उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए, जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं। पहला, अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करे और फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें। दूसरा, अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तीसरा, अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। चौथा, अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिससे अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाना है। शिक्षार्थी अंततः लक्ष्य भाषा सीख लेंगे। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, यानी तीसरा, अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छानुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दें और वह स्वयं भी सामान्य भाषा बोल सकती है। ठीक है, इसे आपसे सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। पहला, विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। दूसरा, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में। तीसरा, विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। चौथा, विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन यानी पहला बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, विद्यालय शिक्षा के मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। ठीक है, ठीक है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा विद्यालय शिक्षा की मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।